हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिया राठी। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन करा था कि आदिकालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के बारे में हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। होप वो आप सभी को अच्छे समझ में आ गया हो। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने सेकंड चैप्टर के साथ, जो है काल विभाजन। और ये सेकंड चैप्टर हमारा एक ही क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और ये एक क्वेश्चन बहुत 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 जितना इम्पॉर्टेंट मैं कह सकूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि ये जो काल विभाजन है, इससे 1 नंबर के क्वेश्चन से बनते हैं, 2 नंबर के भी, 5 नंबर के भी, और जो आपके सबसे बड़े क्वेश्चन आते हैं वो भी इसमें से बनते हैं। ये पूरा एक ही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में इतना बड़ा कुछ है नहीं। हमने आधा तो इसमें जो है वो पहले ही पढ़ रखा है, तो बहुत इजी लगेगा। इस वजह से मैं आप लोगों को बुक में से करवा रही हूँ। इसमें नोट्स वगैरह की कोई ज़रूरत वैसे है नहीं। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं, सो आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो काल विभाजन से हमें क्या पता चलता है? हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है काल विभाजन। काल विभाजन से हमें क्या पता चलता है कि भाई काल का विभाजन किया जा रहा है, यानी समय को बांटा जा रहा है, समय को विभाजित किया जा रहा है। किस समय को विभाजित किया जा रहा है? हिंदी साहित्य की। कैसे? क्यों? अब हम लोग जो हैं वो हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो जो हम काल विभाजन पढ़ेंगे वो भी हिंदी साहित्य का ही पढ़ेंगे, किसी और चीज़ का थोड़ा ना पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं हिंदी, हम ये थोड़ा ना बोलेंगे हम हिस्ट्री का काल विभाजन पढ़ेंगे। हिंदी के बुक में हम हिस्ट्री का काल विभाजन थोड़ी ना पढ़ सकते हैं, कॉमन सी बात है ना। सो अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन तथा नामकरण पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों क्वेश्चन से अलग है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में करा था, और वो क्वेश्चन था आदिकाल के नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालिए। क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन, यानी हमें इसमें जो है इस क्वेश्चन में हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है उसके बारे में भी बताना है, और उनके नाम की थोड़ी थोड़ी सार्थकता पर भी हमें जो है प्रकाश डालना है। कोई भी नाम उसकी सार्थकता हमें देनी है। लेकिन हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन करा था फर्स्ट वीडियो में, उसमें क्या था? उसमें हमें सिर्फ आदिकाल के बारे में बताना था, तो इस वजह से वो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी पड़ गया था। अब इसमें हमें सभी कालों के बारे में बताना। हमारे कौन कौन से काल थे? 3 काल थे ना हमारे, आदिकाल, मध्यकाल को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, भक्ति काल और रीति काल, ठीक है। और जो है हमारा तीसरा कौन सा काल था? आधुनिक काल। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को, आंसर को। हिंदी साहित्य का इतिहास भारतीय जनता की 1000 वर्षों की चिंतन धारा एवं उनकी अनुभूतियों का इतिहास है। यानी जो हिंदी साहित्य है उसका इतिहास जो है वो भारतीय जनता की, यानी जो आज की भारतीय जनता है उसके 1000 वर्षों की, यानी उस समय के जो 1000 वर्ष थे उनकी चिंतन धारा कैसी थी, उनके जो है भाव विचार कैसे थे, उनका एक्सपीरियंस, अनुभूति होती है एक्सपीरियंस, उनका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा था। तो उन सब का जो भारतीय जनता की, यानी उस समय के जो लोग थे, साहित्यकार थे, लेखक थे, उन सब की जो है भाव कैसे थे, उनके विचार कैसे थे, वो उनका किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया कैसा था, वो किस चीज़ को कैसे सोचते थे, और उनकी कैसा एक्सपीरियंस उनका लाइफ में रहा था। तो इन सब का वो इतिहास है। 1000 वर्ष की इस साहित्य साधना का वर्गीकरण इसके अध्ययन की सुविधा के लिए आवश्यक है। और ये जो 1000 वर्ष का साहित्य है, इसकी साधना यानी इसको समझने के लिए इसका वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण होता है इसे वर्गों में विभाजित करना। वही बात आ गई ना, काल विभाजन करना, ठीक है। इसके अध्ययन की सुविधा के लिए, यानी इसे पढ़ने में आसान बनाने के लिए, इसे और अधिक जो है रुचिकर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। साहित्य के इतिहास का विभाजन, वर्गीकरण तथा नामकरण पर रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा अन्य साहित्य के इतिहास लेखकों ने विचार किया है। अब यहाँ पे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। क्या क्वेश्चन आता है? पहले क्वेश्चन सुनो ध्यान से। रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये जो हैं ये साहित्यकार, बहुत बड़े बड़े हिंदी साहित्यकार माने गए हैं। और इस जो ये साहित्य था, हिंदी साहित्य था, उसके इतिहास का जो विभाजन है, वर्गीकरण और उसके नामकरण पर इन्होंने ही जो है विचार किया। इनके साथ जो है अन्य साहित्यकार, जो इतिहास लेखक थे, उन्होंने भी
जो है विचार किया है। इस वर्गीकरण का आधार तत्कालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विषय विशेष, प्रमुख कवि तथा उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ आदि रहा है। यानी वर्गीकरण, किसी भी चीज़ को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं। आप अपनी स्ट्रीम्स ले लीजिए, नॉन मेडिकल, मेडिकल, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, ठीक है। तो आपने कोई भी एक स्ट्रीम चूज़ करी तो उसमें हमने सिलेबस डिवाइड कर दिया ना, सिलेबस सबका अलग अलग है, किसी का मैच थोड़ी ना हो रहा है सिलेबस, है ना। तो उसी तरीके से जो वर्गीकरण था साहित्य का, उसका जो आधार था यानी उसका जो मूल था, वो उस समय की प्रमुख प्रवृत्तियों को देखकर माना गया था। यानी जो भी उस समय में ग्रंथ, लेख, काव्य, जो कुछ भी साहित्यकारों को मिले हैं, उनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ देखकर, प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, विषय विशेष, यानी मतलब जिस में जो जो इन्हें मिला, जिस लेख में, जिस ग्रंथ में इन्हें जो जो मिला, उसका भाव क्या था, यानी किस भाव को देखकर जो है वो उसे बनाया गया था, उसे लिखा गया था। श्रृंगार रस, वीर गाथात्मक कथाएँ, या फिर वियोग रस, कुछ भी, ठीक है। प्रमुख कवि, वहाँ उस समय के प्रमुख कवि कौन से रहे थे, उसकी समय सीमा क्या रही थी, उनके लेख की, उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ क्या रही थी, उनके जो है आधार पर काल विभाजन किया गया है। साधारणतः हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो 4 युगों में विभक्त है: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल तथा आधुनिक काल। पूर्व मध्यकाल जो है हम भक्ति काल को बोलते हैं, उत्तर मध्यकाल जो है वो हम रीतिकाल को बोलते हैं, और इन दोनों को जब हम इकट्ठे लाते हैं तो हम इनका नाम मध्यकाल में भी ला सकते हैं, ठीक है। आदिकाल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आदिकाल के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इसको इतना ज़्यादा डीपली हम नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा जस्ट रिवाइज करेंगे, क्योंकि लास्ट में आपने जो है पिछले क्वेश्चन में से रिवाइज कर रखा है। और अगर आपको नहीं पता तो जाके वो वीडियो ज़रूर देखना, उसे ज़रूर अच्छे से समझना, क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन है बुक में से भी और आपके नोट्स में से भी। तो जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। आदिकाल, आचार्य शुक्ल ने वीर रस प्रधान रचनाओं के आधार पर आदिकाल का नाम जो है वो वीरगाथा काल रखा था, और इसका समय संबंध उन्होंने 1050 से 1375 तक स्वीकार किया था। अब ये हम पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपका हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी ये चीज़, ठीक है, और ये चीज़ जो है आपकी, ठीक है, ये आपके मैंने हिंदी जो रोमन न्यूमरल्स जो हम जिनके साथ फेमिलियर हैं वो लिख दिए हैं, 1050 से 1375 तक स्वीकार किया है। लेकिन शुक्ल जी ने जिन रचनाओं की प्रवृत्तियों को देखकर, यानी जिन रचनाओं को देखते हुए इस काल का नामकरण वीरगाथा काल रखा था, वे रचनाएं अप्रामाणिक और बहुत बाद की हैं, ठीक है। यानी जो समय सीमा उन्होंने इस 1375 तक, 1050 से 1375 तक बांधी है, तो जो कृतियाँ, जो रचनाएं उन्होंने इस काल के समय में दी हैं, जब उनका जो समय सीमा देखी गई कि ये किस समय में लिखी गई हैं, तो या तो बहुत बाद की मिलती है या अप्रामाणिक मिलती है। अप्रामाणिक होता है जिसका प्रमाण न हो, ठीक है, जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध न की जा सके, और जो मिली हैं वो केवल नोटिस मात्र है, यानी बहुत छोटे अंश में प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने जैन, सिद्ध एवं नाथ साहित्य को वे साहित्य ही नहीं मानते, यानी जो जैनों ने साहित्य लिखा था, सिद्धों ने और जो नाथों ने साहित्य लिखा था, उस साहित्य को वो कभी भी जो है वो साहित्य ही नहीं मानते थे, उन्होंने इसको इंक्लूड नहीं करा था। अब हमने तो ये चीज़ पढ़ी थी, इसी वजह से जो शुक्ल जी का मत है वो अस्वीकार कर दिया गया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ जो है वो संवत 750 से मानकर इस काल की सीमा संवत 1375 तक मानी है। इसका नामकरण उन्होंने 2 भागों में करा था। 750 संवत 750 से 1000 तक उन्होंने संधि काल बोला था। संधि काल को उन्होंने क्या बोला था कि ये संधि काल जो है वो अपभ्रंश और हिंदी तथा जैन और बौद्ध धर्म के साहित्य का संधि युग था, ठीक है। और जो 1000 से 1375 संवत तक जो है का समय है वो उन्होंने चारण काल का नाम दिया था उसे, और चारण काल में जो है वो उन्होंने क्या कहा था कि चारणों द्वारा साहित्य की रचना की गई थी चारण काल में, तो ये नाम जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन ठीक है,
उनका ये कहना था। डॉक्टर वर्मा ने दो भाषाओं यानी जो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे, इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि जो दो भाषाओं और धर्मों के संधि युग की बात यहाँ पे उन्होंने कही है, ये कुछ समय तक तो ठीक लगती है, यानी जो संधि काल तक की सीमा है, जो संधि काल तक की समय सीमा है, वहाँ तक तो ये सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन बात फिर से चारण काल पर आ जाती है, क्योंकि चारण काल में उन्होंने जिन कृतियों एवं चारण कवियों का वर्णन किया है, वे कृतियाँ जो है यानी वे रचनाएं जो हैं वो अप्रामाणिक सिद्ध हुई हैं, और उनके जो कवि हैं वे भी इस काल से बहुत बाद के हुए हैं। समझ रहे हो ना? ये हमने सब कुछ जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है, सो इतना मेरे को डिटेल में समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, पर फिर भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ठीक है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इस युग का जो नाम है वो सिद्ध सामंत युग रखा है। इस नाम में जो सिद्धों जो है, सिद्ध नाम जो है वो सिद्धों के धार्मिक साहित्य है, तो जो सामंत नाम है वो उस समय की राजनीतिक स्थिति की ओर संकेत करता है। लेकिन इस नामकरण में जो जैनों, सिद्धों और जो नाथों का धार्मिक साहित्य है, लौकिक तथा वीर गाथा प्रधान साहित्य है, वो सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। उन्हें हम इस साहित्य के इस नामकरण के अंदर जो है सिद्ध सामंत युग के अंदर जो है अंतर्गत जो है नहीं ले सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, जिसकी वजह से ये नाम भी जो है हमारा वो उचित नहीं ठहरता, न्यायवत नहीं ठहरता है। अब जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उनके बारे में हमने पढ़ा था कि उन्होंने इस काल को बीजोपन काल माना है। लेकिन क्या आया था, जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताओ। लेकिन उस काल में जो है, उस काल की शुरुआत जो है, बीजोपन काल क्या होता है? बीजोपन क्या होता है? बीज का बोना या बीज का उगना। यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था कि जो बीजोपन काल है, यानी इस काल से ही हिंदी साहित्य की जो है शुरुआत हुई है। लेकिन ऐसा तो था नहीं। ठीक है। क्योंकि इस काल में जो साहित्य मिला है वो प्रौढ़ साहित्य है। प्रौढ़ होता है परिपक्व, फुली मैच्योर। ठीक है। अतएव यह नामकरण भी समुचित नहीं है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसे हिंदी साहित्य का आदिकाल कहते हैं, और इसका समय जो है वह संवत 1000 से लेकर और 1400 तक मानते हैं। और इसे स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि जो आदिकाल है वो एक प्रकार का भ्रामक जो है हमें भ्रमित करने वाला नाम है, भ्रामक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है। ठीक है। क्यों करता है? क्योंकि आदिकाल के नामकरण में देखो, आदिकाल नाम सुनते ही क्या होता है? आदिकाल जैसे ही हम नाम सुनते हैं, हमारा समय, हमारा जो दिमाग है वो उस समय में जाने लगता है ना, कि जिस समय जो है आदिकाल जो है उस समय में जब आदि मानव रहते थे, जब मनुष्य स्थिर होना सीख रहा था। ठीक है। जब मनुष्य जो है वो अपनी एक जो है सिविलाइजेशंस जो होते हैं उनकी उसकी तरफ बढ़ रहा था, तो ये सब कुछ। लेकिन और श्रोता के चित्त में यानी उसके मन में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावनापन, परंपरा विनिमृक्त और काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल था। यानी इसमें जो काव्य की जो रचनाएं हैं, यानी जो भी लेख ग्रंथ मिले हैं वो इतने अच्छे से हमें नहीं मिले हैं। उनकी जो राइटिंग स्किल्स वगैरह थे वो बहुत बेकार थी। बिल्कुल कह देते हैं ना कि भाई मन के भाव भी इतने अच्छे नहीं थे, लिखने का ढंग भी इतना अट्रैक्टिव नहीं था। ठीक है। तो ये सब कुछ। लेकिन अब वो इस नाम की जो सार्थकता है उसे भी स्पष्ट करते हैं, और इसके साथ साथ वो इस नाम पे जो प्रश्न उठाए जाते हैं उन्हें भी जो है ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। ठीक है। अब इसे जो है वो कहते हैं कि ये जो भ्रमित करने वाली धारणा तुम्हारे मन में, पाठक के मन में जो है वो उभर आती है, वो उचित नहीं है। ठीक है। ये काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सजग एवं सचेत कवियों का काल है। यानी इसमें बिल्कुल हमें परिपक्व साहित्य मिलता है, बहुत परंपरा प्रेमी, यानी लिखने के जिस तरीके से लेखन परंपरा चली आ रही थी उस तरीके से मिलता है सब कुछ हमें। ठीक है। सजग मिलते हैं, रूढ़िग्रस्त कवि उस समय के वातावरण से जो है, उस समय के सराउंडिंग्स से जो है वो कवि जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे उस समय के कवि, और सचेत थे अपने एनवायरनमेंट के कि भाई हमारे जो है हमारे वातावरण में हमारे आसपास क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे, किस धारणा से सावधान रहे कि उस समय में तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं होगा, तो ये जो नाम है यानी आदिकाल जो नाम हमने इस काल को दिया है वो बुरा नहीं है।
इस प्रकार वे आदिकाल के जो नामकरण की समस्या सीमाएं हैं वे स्वयं नष्ट कर देते हैं। ठीक है। अस्तु अस्तु होता है इसलिए, यानी इसलिए आदिकाल जो है हिंदी भाषा और साहित्य का प्रारंभिक काल माना गया है। इसके नामकरण का प्रश्न उलझा हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई आदिकाल नाम तो दे दिया, पर वही है कि जब तक किसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं लगता है, निकलता है, परफेक्ट सॉल्यूशन जो है, एक्यूरेट सॉल्यूशन किसी भी चीज़ का नहीं निकलता है, तो हम उसका अप्रॉक्स निकाल के छोड़ देते हैं कि भाई इसके अप्रॉक्स होगा, और सब उससे एग्री कर जाते हैं, क्योंकि किसी के पास जो है एक्यूरेट सॉल्यूशन तो होता नहीं। मैथ्स में लगा लो, किसी भी क्वेश्चन का तुम्हारे पास बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं है। अब पॉइंट्स में कई बार तुम क्या करते थे, 10th में 11th 12th में तुम्हारे क्वेश्चंस क्या आते थे कि तुम्हारा जो आंसर है वो पॉइंट समथिंग डैश 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 आ जाता था, तो वो भी तुम्हारा क्या था, वो भी तुम्हारा एक्यूरेट आंसर नहीं था। ठीक है। तो हम क्या करते थे, उसके साथ में क्या लिखते थे, अप्रॉक्स लिखते थे ना। उसी तरह से अब भाई वो अगर कोई भी तुमने अप्रॉक्स आंसर निकाल दिया और कोई बंदा तुम्हारे ऊपर एग्री नहीं कर रहा है, तुम्हारे ऊपर सवाल उठा कि तुमने अप्रॉक्स कैसे निकाल दिया, तो तुमसे ये बोल सकते ना कि भाई मैंने तो अप्रॉक्स निकाल दिया, तो इसका एक्यूरेट निकाल के दिखा दे फिर मेरे को। ठीक है ना। तो उस तरीके से जब किसी के पास एक्यूरेट आंसर किसी भी चीज़ का, किसी भी क्वेश्चन का नहीं होता है, तो हम उसका अप्रॉक्स ला के छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक उसका एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा, उसके अप्रॉक्स आंसर से जो है सब लोग एग्री कर जाते हैं। और यही हुआ डॉक्टर हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के साथ। ठीक है। अब जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का कहना था, उनका कहना था कि जब तक हिंदी की पूर्व सीमा निर्धारित नहीं की जाती, तब तक उपलब्ध साहित्य की प्रामाणिकता एवं उसकी अप्रामाणिकता पर विचार नहीं किया जा सकता। तब तक किसी एक निश्चय पर पहुंचना सहज नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा कठिन है। और ये एक निश्चय पर पहुंचना किसी भी चीज़ की प्रामाणिकता एवं उसकी अप्रामाणिकता जाने बिना, ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल भी न्यायवत या फिर कह लो युक्ति संगत नहीं है। अंत में जो हमारे जो साहित्यकार हैं उनका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, निश्चित मत नहीं होता है, कोई भी निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता है, और इसी के चलते जो आदिकाल नाम कहना है वही न्याय संगत रहेगा। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ, पूर्व मध्यकाल, जिसका जो समय सीमा है वो संवत 1375 से और संवत 1700 तक बांधी है। ठीक है। पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो प्रवृत्तियाँ हैं, यानी इसमें जितने भी लेख ग्रंथ हमें मिले हैं, उनका जो मेन थीम है, यानी उनको किस आइडिया को दिमाग में रख के लिखा गया, वो है भक्ति। ठीक है। अब प्रवृत्ति के आधार पर पूर्व मध्यकाल को शुक्ल जी ने भक्ति काल कहा है, जो कि बिल्कुल न्याय संगत है। उन्होंने संवत 1375 से संवत 1700 तक इस काल का जो है वो विभाजन की, इस काल की समय सीमा बांधी है। बाबू श्याम चंद्र जी ने इसे संवत 1400 से स्वीकार करते हैं। शुक्ल जी जो है इसे 4 शाखाओं में बांटते हैं, जो कि है निर्गुण और सगुण। निर्गुण साहित्य में वो ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा को जो है इंक्लूड करते हैं, और सगुण साहित्य में कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा को वो इंक्लूड करते हैं। जहाँ तक इसके वर्गीकरण में सगुण साहित्य का प्रश्न है, यानी जब इस वर्गीकरण में, यानी इस विभाजन में जो सगुण साहित्य का प्रश्न है कि सगुण साहित्य जो है वो प्रमाणिक है अप्रामाणिक है, तो इस विषय में अधिक मतभेद नहीं होते हैं, यानी अधिक बहस नहीं होती है, सब जो है एग्री कर जाते हैं। निर्गुण साहित्य की ज्ञान मार्गी शाखा के स्थान पर हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य का नाम दिया है, और डॉक्टर वर्मा ने संत काव्य का नाम दिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मत जो है वो अधिक संगत है। प्रेम मार्गी काव्य को सूफी काव्य नाम दिया जाता है। यानी ये जितने भी काव्य हमें मिले हैं ना, उनके नाम हमने दे दिए हैं। क्या बोला कि जो ज्ञान मार्गी शाखा यानी निर्गुण साहित्य का जो ज्ञान मार्गी शाखा है, उसके स्थान पर, यानी ज्ञान मार्गी शाखा नाम के स्थान पर जो है हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य का नाम दिया है। डॉक्टर वर्मा ने संत काव्य का नाम दिया है। ठीक है ना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, उनका जो मत है वो अधिक संगत है, यानी वो ज़्यादा जो है सुटेबल है। और जो प्रेम मार्ग काव्य है, जिसमें जो मेन थीम है, ठीक है, वो प्रेम का है, उसे सूफी काव्य का नाम दिया है। इस प्रकार जो भक्ति काव्य है उसकी भी 4 शाखाएँ हैं। कौन कौन सी? संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य को कृष्ण भक्ति शाखा भी कह सकते हैं। कृष्ण काव्य के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा आती है। राम काव्य के अंतर्गत राम भक्ति शाखा आती है। सूफी काव्य के अंदर
प्रेम मार्गी शाखा आती है, और संत काव्य के अंदर जो है वो ज्ञान मार्गी शाखा या फिर जो है आप लोग का निर्गुण भक्ति साहित्य आता है। अब कुछ लोगों ने इसे भक्ति काल के कारण जो है इसे धार्मिक काल का भी नाम सुझाया है, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें हमें केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं प्राप्त हुए हैं, धार्मिक ग्रंथों के अलावा जो है हमें और ग्रंथ भी प्राप्त हुए और लेख जो हैं वो भी प्राप्त हुए हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं होगा कि इसमें केवल धार्मिक साहित्य का ही विकास हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को हम लोग रीतिकाल भी बोलते हैं, जिसका समय सीमा जो है संवत 1700 से संवत 1900 तक बांधी गई है। शुक्ल जी ने इस काल में रीति ग्रंथों की प्रचुरता यानी प्राथमिकता के कारण, उनकी प्रधानता के कारण इसे रीतिकाल नाम दिया है। कुछ आलोचक इसके कला पक्ष की प्रधानता के कारण इसे कलाकाल कहते तथा अन्य जो हैं इसे इस काल के साहित्य में अलंकारों की प्रमुखता को देखकर जो है अलंकार नाम सुझाते हैं। यानी इस काल में जो हमें साहित्य मिला है उसमें जो है कला पक्ष यानी उसमें की जो कला है वो भी बहुत उच्च कोटि की रही है, उसके अलंकार प्रधान जो है रचनाएं प्राप्त हुई हैं। रीतिबद्ध कवियों का इसमें जो है बोलबाला, इस काव्य में बोलबाला दिखाई देता है। ठीक है, जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं उन्होंने इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता होने के कारण इसे श्रृंगार काल नाम देना उचित समझा है, लेकिन इसमें जो रीतिकाल नाम है वही अधिक युक्ति संगत है। कारण ये है कि इस काल में जो श्रृंगारेतर कवि हैं भूषण आदि ने तथा रीतिबद्ध कवियों ने और आचार्यों ने रीतिबद्ध काव्य ही प्रस्तुत किया है। यानी रीतिबद्ध क्या होता है, रीतिबद्ध कौन होते हैं, लिखने का एक ढंग होता है जिसमें हिंदी के यानी जितने भी अलंकार है, छंद है, काव्य परक रचनाओं में जो भी रस है या फिर कोई भी रचना उसमें किसी भी रस की प्रधानता जो है रसों को लेकर जो है, ठीक है, रसों को लेकर, अलंकारों को लेकर, छंदों को लेकर जो है जो भी रचना इन सबको एक साथ संजो कर एक साथ इकट्ठा करके जब कोई भी रचना की जाती है तो वो रीतिबद्ध रचनाएं कहलाती हैं। रीतिबद्ध कवि वो कवि होते हैं जो इन सभी रचनाओं को ध्यान में रखते हुए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने काव्य की, अपने ग्रंथ की, अपने लेख की जो है रचना करते हैं। ठीक है, तो इस समय में जितना भी हमें काव्य मिला है वो रीतिबद्ध काव्य मिला है, यानी उनमें अलंकार, छंद, काव्य में जैसे रस वगैरह की प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक है, और रीतिबद्ध कवि होते हैं जो रीतिबद्ध रचनाओं के लेखक होते हैं, उन्हें हम रीतिबद्ध कवि कहते हैं। ठीक है, तो इस समय में जितने भी श्रृंगारेतर कवि रहे थे जैसे कि भूषण, ठीक है, आदि जो रीतिबद्ध कवि रहे थे या फिर आचार्य रहे थे, आचार्य रहे थे उन्होंने भी जो है रीतिबद्ध काव्य को ही प्रस्तुत किया। नाउ कम्स टू आवर लास्ट पॉइंट जैसे डेट इज़ आधुनिक काल। ठीक है, अब हम एक बार आधुनिक काल के बारे में और पढ़ लेते हैं। आधुनिक काल, इसके बाद हमारी ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, होप यू लाइक द वीडियो, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी आप लोगों की रह जाती है सो इनबॉक्स फास्ट इन द कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ऑलराइट, कोई भी क्वेरी होती है ज़रूर मुझे बताना। आप अपना फीडबैक भी देना, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, कोई प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है, सो प्लीज़ जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलना। सो अब आधुनिक काल पे आ जाओ। जो आधुनिक काल है उसका समय सीमा जो है वो 1900 से, यानी उसकी शुरुआती समय सीमा तो बांध दी है, लेकिन उसकी जो अंत सीमा है वो अभी तक इन्होंने नहीं बांधी है। संवत 1900 से लेकर जो है आज तक आधुनिक काल की समय सीमा चलती आ रही है। शुक्ल जी ने इस काल में गद्य की प्रधानता के कारण इसका नामकरण गद्य काल किया है। वस्तुतः इस युग में गद्य और पद्य दोनों की ही प्रधानता देखने को मिलती है। गद्य के विकास की दृष्टि से तो यह युग महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ साथ इसका जो पद्य भी है वो भी किसी अन्य युग के काव्य से पीछे नहीं है। यानी ये इस काल का, आधुनिक काल का जो गद्य और पद्य लेख की दो विधाएं होती हैं ना, गद्य और पद्य, जिसमें हम जो है चैप्टर्स वगैरह पढ़ते हैं और एक में जिसमें हम कविता वगैरह लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो बिल्कुल उच्च कोटि के मिलते हैं। इसमें बहुत अच्छे काव्य मिलते हैं, बहुत अच्छे गद्य ग्रंथ मिलते हैं। तो
इस यानी इस काल का जो है सब कुछ लेख जो है वो बहुत ही हमें अच्छे मिलते हैं। आधुनिक काल के जो गद्य के विकास को हम भारतेंदु पूर्व गद्य युग कहते हैं। भारतेंदु युग यानी प्रसार काल भी कहते हैं। द्विवेदी युग जो है हम स्थैर्य काल को कहते हैं, तथा प्रौढ़ युग यानी जो मैच्योर युग है, ठीक है, वो शुक्ल प्रसाद प्रेमचंद्र का गद्य काल हम कहते हैं। और इन सब नामों में जो है हम आदिकाल को बांट सकते हैं। और हिंदी कविता, अब यहाँ पे फिर से आपके लोगों के 1 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से। भारतेंदु पूर्व गद्य युग कहाँ का युग था, किसके अंतर्गत आता था, आधुनिक काल की। कब आता था, आधुनिक काल के गद्य के विकास के लिए, ठीक है ना। भारतेंदु युग किसको कहा गया है, भारतेंदु पूर्व और भारतेंदु युग दोनों में डिफरेंस है भाई, देख लेना कहीं नंबर कटवा के आओ उधर। भारतेंदु युग जो है वो उसमें प्रसार काल आता है, और जो भारतेंदु पूर्व युग है यानी भारतेंदु के युग से पहले का जो युग है, ठीक है, उसे आधुनिक काल, वहाँ से जो है आधुनिक काल की शुरुआत हुई है, उसको हम उस समय का जो गद्य से हम भारतेंदु पूर्व युग कहते हैं। द्विवेदी युग हम स्थैर्य काल को कहते हैं, तथा प्रौढ़ युग यानी जो फुली मैच्योर है, फुली परिपक्व जो है, उसे हम शुक्ल प्रसाद प्रेमचंद का गद्य काल कह सकते हैं। इन भागों में उन्हें बांट सकते हैं। और हिंदी कविता को भारतेंदु युग, जो हिंदी कविता है उसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता के रूप में विकसित हुआ देखते हैं। अब लास्ट में अगर हम कहना चाहें कि संक्षेप में काल विभाजन के संबंध में आदिकाल को छोड़कर जो शुक्ल जी हैं उन सभी के उनका वर्गीकरण ही अधिक मान्य है। कैसे मान्य है, ये तो मैं लास्ट वीडियो में बताई थी कि जो शुक्ल जी हैं उन्होंने हमें 4 नाम, जैसे उन्होंने हमें 4 नाम दिए थे। मध्यकाल को अगर हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं तो अलग अलग में, ठीक है, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। जिसमें वीरगाथा काल जो है सिर्फ उसी से सभी विद्वान, सभी साहित्यकार जो है असहमत थे, जबकि बाकी के तीनों नामों से जो सभी विद्वान, सभी साहित्यकार थे वो सहमत थे, ठीक है। तो संक्षेप में यानी अगर हम छोटे में बिल्कुल एक लाइन में कहना चाहें तो काल विभाजन के संबंध में, यानी जो काल विभाजन था, जितने भी ग्रंथों का काल विभाजन किया गया उसमें शुक्ल जी के सभी मतों को यानी तीनों नामों को जो है ही अधिक प्रधानता दी, वही नाम रखे गए केवल वीरगाथा काल नाम को छोड़कर। सो here ends our question and this video also. Meet in the next video. Till then, like, subscribe and share the channel. Thank you.